मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर भारत की टैंक रेजिमेंट्स की मालूमात के लिए अहमदनगर पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। श्याम ने मुझे रात को 8 बजे शराब खाने में मिलने का कहा। 8 बजने में वक्त ही कितना रह गया था। मैंने होटल जाने का इरादा तर्क किया और शराब खाने पहुंच गया। श्याम ने जिस तरह मुझे खर्च करते और पैसे लुटाते देखा था, उससे वो मुझे एक मोटा शिकार समझ बैठा। वो जल्द से जल्द अपनी मौजूदगी में मुझे कैंप कमांडेंट के दफ्तर के क्लर्कों से मिलवाना चाहता था, ताकि मेरी कोई डील उसकी गैर मौजूदगी में न हो। 8 बजे वो 2 फौजियों को अपने हमरा लाया और मुझे बताया कि वो कैंप कमांडेंट के दफ्तर में काम करते हैं। वो शाम हमने कुछ गपशप और कुछ काम की बातों में गुजारी। मुझे यूं ही कुछ शक सा पड़ गया कि श्याम इतनी जल्दी सबसे क्यों मिलवा रहा है। अगरचे इन दोनों फौजियों को मैं दोपहर को कैंप कमांडेंट के दफ्तर में देख चुका था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने काम की बात को उस शाम ज्यादा आगे न बढ़ाया और कहा कि कल मैं श्याम के दफ्तर में आऊंगा और उसके हमरा कैंप कमांडेंट के दफ्तर में उनसे मिलूंगा। जब वो मैनोशी कर रहे थे तो मैं उनके चेहरों से उनके दिली जज्बात का अंदाजा लगा रहा था। शराब के नशे में इंसान अंदर की बात भी जबान पर ले आता है और उसका चेहरा उसके दिली जज्बात की अक्कासी करता है। मैंने महसूस किया कि श्याम और एक फौजी तो शराब पीकर खूब हंस रहे थे, जबकि दूसरा फौजी बार बार गहरी सोच में गर्क हो जाता था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, क्या बात है यार, बीवी ज्यादा रही है जो यूं खामोश बैठे हो। वो खिसियानी सी हंसी के बाद फिर चुप हो गया। मैंने 2-3 बार उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो दिल की बात जबान पर न लाया और न ही उसकी खामोशी और सोच में डूबने में कोई फर्क आया। शराब खाने में कोई टॉयलेट वगैरह नहीं था। मैंने छोटी उंगली का इशारा देकर अपनी हाजत का इजहार किया। श्याम ने कहा कि बाहर सड़क की दूसरी जानिब। मैंने उस सोच में डूबे फौजी का हाथ थामा और कहा कि वो मेरे हमरा चले। वो मेरे साथ बाहर आ गया। सड़क की दूसरी जानिब फारिग होकर मैंने उसे कहा, ऐसे माहौल में जहाँ इंसान सब गमों से आजाद हो जाता है, तुम क्यों गमगीन बैठे हो? परेशानियां मुझे भी ढेर सारी हैं, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल निकल आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ, और अगर चल सकते हो तो यहाँ से वापसी पर मेरे हमरा होटल चलो, वहाँ सुकून से बातें करेंगे। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि साहब, आप पहली बार मुझे मिले हैं और मेरी परेशानी को भांप गए हैं, और यहाँ मेरे साथी जो सारा वक्त मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या बात है। आप में मुझे एक हमदर्द इंसान का दिल दिखाई देता है। मैं वापसी पर आपके हमरा होटल चलने को तैयार हूँ। शराब खाने से मैं आधे घंटे बाद उठाऊंगा और आपके होटल में सिविलियन लिबास में पहुंच जाऊंगा। आप भी मेरे जाने के बाद जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उसे दिलासा दिया और हम वापस आ गए। मैंने उसके ग्लास में ज्यादा शराब उंडेली ताकि वो और ज्यादा नशे में हो जाए। कुछ देर बाद उसने सर दर्द की शिकायत की और सबसे माजरत करके चला गया। हमारे टेबल पर महफिल उस वक्त शबाब पर थी, इसलिए दूसरों ने उसके जाने का कोई खास नोटिस न लिया। तकरीबन 11:30 बजे हमारी महफिल बर्खास्त हुई। मुझे यकीन था कि मेरी तरह श्याम और उसका साथी भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्यालों में डूबे हुए हैं। यहाँ पर मैं एक मुख्तसर सी वजाहत करना चाहता हूँ। सिवाय बंगाल और मद्रास के दूर दराज देहातों के जहाँ मकामी जबान बोली जाती है, सारे भारत के शहरों और अफवाज में जो जबान बोली जाती है वो ऐसी उर्दू है जिसमें बमुश्किल 30-40 अल्फाज संस्कृत के शामिल किए गए हैं। ठेठ और कड़क संस्कृत सिर्फ सियासी जलसों में ही इस्तेमाल होती है। सारे भारत की अवामी जबान वही है जो भारतीय फिल्मों और गानों में इस्तेमाल होती है। ये 30-40 संस्कृति लफ्ज याद करके और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करके बिला शक व शुबा आप हिंदी जबान बखूबी जानने वाले कहला सकते हैं। दौरान तरबियत मुझे 60 से ज्यादा ऐसे अल्फाज और उनके सही इस्तेमाल बखूबी अजबर करवाए गए थे। मैं शराब खाने से निकलकर रिक्शे पर बैठा और होटल की राह ली। वो क्लर्क जिसका नाम अशोक सिन्हा था, होटल की लॉबी में मेरा मुंतजिर था। मैं उसे हमरा लेकर अपने कमरे में आ गया। शराब खाने से हमरा लाई हुई बोतल खोली और उसे एक पैक बना कर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर इंसान के काम ना आए तो क्या जानवर और परिंदे काम आएंगे? मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी जरूरत से ज्यादा आमदनी है, बम्बई में रिहाइश है, कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, पंजाबी हूँ और जात पात पे यकीन नहीं रखता।
इंसान दोस्त हूँ। तुम्हें परेशान देख कर रह न सका और तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब साफ साफ बताओ किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है। जो कुछ भी मेरे बस में हुआ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। शराब के नशे में अशोक जब्त के सब बंधन तोड़ बैठा और थाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं चाहता था कि वो ज्यादा न रोए, क्योंकि दुख में रोने से न सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि ढारस भी मिलती है। मैं अशोक के बहुत करीब बैठ गया और कहा, मर्द रोया नहीं करते, तुम मर्द भी हो और फौजी भी। तुम्हें तो हरगिज रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी परेशानी को दूर करने की तदबीर करनी चाहिए, और मेरा वादा है कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। उसे तसल्ली दी तो वो बोला, साहब मेरे पिता स्वर्गवास हो गए हैं, मेरी 3 बहनें हैं और सिर्फ इस वजह से किसी की भी शादी नहीं हुई क्योंकि मेरी आमदनी इस कदर नहीं कि जहेज दे सकूं। सबसे बड़ी बहन की एक जगह सगाई हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन महज जहेज न होने की वजह से फेरे नहीं हो पाए। अब लड़के वालों ने सगाई तोड़ने की धमकी दी है। माता जी इसी गम में घुल घुल कर बीमार हो चुकी हैं। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख लिया है, लेकिन कहीं से रकम का इंतजाम नहीं हुआ। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी बहन की सगाई टूटते नहीं देख सकता। उसकी दुख भरी कहानी बर्रे सगीर के 80% घरानों की दास्तान है। लाखों लड़कियां जहेज न होने की वजह से शादी की उम्र को उबूर करके बूढ़ी हो चुकी हैं। वालिदैन की मजबूरी को लड़के वाले सुनना भी पसंद नहीं करते और लड़के का बाकायदा भाव ताव करके उसे ब्याहते हैं। और जिन लड़की वालों के पास देने को कुछ नहीं होता वो झूठी आस लगाए बूढ़ी हो जाती हैं, और जो जरा मॉडर्न जहन रखती हैं वो घर से भाग जाती हैं और उनका अंजाम बिलाखिर किसी कहबा खाने में होता है। मैंने अशोक से पूछा कि उसे कितनी रकम की जरूरत है। उसने कहा, बड़ी बहन की शादी के लिए अगर उसे 25,000 रुपए मिल जाएं तो वो आसानी इस फर्ज से सुबकदोश हो सकता है। मैंने उसे कहा कि अगर उसे 25,000 मिल भी जाएं तो वो सिर्फ एक बहन की जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सकेगा, दूसरी 2 बहनों की जिम्मेदारी तो फिर भी उस पे बाकी रहेगी। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मुझे भी एक मुखलिस दोस्त की तलाश है और शायद तुम ही ऐसा दोस्त साबित होगे। बहरहाल फिक्र न करो, मैं तुम्हारी इस मजबूरी में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैंने उसे कहा कि बम्बई में हमने एक क्लब बनाया हुआ है जिसके मेंबर सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और औरत ही बन सकते हैं। उस क्लब में हम हर तबके के लोगों को मेंबर बनाते हैं और उनके लिए न सिर्फ मौजू रिश्ते तलाश करते हैं बल्कि शादी के वक्त भरपूर माली आनत भी करते हैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के लिए अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से पूरे 25,000 का बंदोबस्त कर दूंगा, बल्कि तुम्हारी दूसरी 2 बहनों के लिए भी क्लब की मदद से मौजू रिश्ते तलाश करूंगा। मैंने उसे खासी तसल्ली दी और फिर अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो उसे कहा कि बहुत सारे फौजी भी हमारे क्लब के मेंबर हैं और इन मेंबरों में जहां तक मुझे याद है टैंक रेजिमेंटों के कुछ जवान और अफसरान भी शामिल हैं। फिर याददाश्त पर जोर देते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है टैंक की ही किसी रेजिमेंट का एक जवान जो हमारा मेंबर था वो यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने आया था। उसकी एक बहन की शादी भी इसी वजह से रुकी हुई थी। वो गालिबन पंजाब के इलाके का था और हमारे क्लब की दिल्ली की शाख से मेंबर बना था। उसकी बहन की शादी भी हमारे क्लब की माली आनत से हुई थी। क्लब के कवायद ज़वाबित के मुताबिक उसने क्लब से हासिल शुदा रकम निहायत मामूली अकसात में वापस करनी थी। 2-3 अकसात की अदायगी के बाद उसने फिर राब्ता नहीं किया। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा कि उसका नाम और रेजिमेंट जहन से निकल गई है, लेकिन उसका नाम सामने आते ही मैं फौरन पहचान लूंगा और उससे राब्ता करके उससे बकाया अकसात की अदायगी का तकाजा करूंगा। मैंने उसे कहा कि माली आनत हासिल करने वाले अगर अकसात की अदायगी भी बंद कर दें तो इस नेक मकसद के लिए कायम क्लब आखिर कैसे चल सकता है। मैंने दोबारा कहा कि अगर नाम और रेजिमेंट की लिस्ट मेरे सामने हो तो मैं उसे पहचान लूंगा। अशोक को अपनी मुश्किल हल होते हुए सामने नजर आ रही थी और उसके लिए उसे मेरी खुशनुदी की जरूरत थी। उसने कहा, साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने का वादा किया है। ये तो खिलाफ ज़ाब्ता और कानून के मुताबिक पकड़े जाने पर मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी मुकम्मल फाइल जो कि मेरे दफ्तर के एक क्लर्क के पास है किसी तरह हासिल करके कल रात आपको होटल में ला दूंगा और आप उससे अपने मतलूबा शख्स को तलाश कर लीजिएगा। अगली सुबह दफ्तर के वक्त से पहले मैं वो फाइल आपसे वापस ले जाऊंगा, लेकिन इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे रुखसत करते वक्त 1,000 रुपया उसकी जेब में डाल दिया। इस फाइल का हुसूल मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम न था और अशोक को मैंने अपने काबू में कर लिया था। दूसरे दिन मैं एडीओएस के दफ्तर में गया और एडीओएस से मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल गुप्ता एडीओएस था और मैं पहले रोज भी उससे मिल चुका था। मैंने उसे कहा कि मुझे यहाँ आए हुए कई रोज हो चुके हैं और मेरी चाय के सैंपल अभी तक आपके दफ्तर में ही पड़े हैं। मैं बम्बई की पुररौनक जिंदगी से दूर यहाँ होटल में एक तरह से मुक़य्यद हो चुका हूँ और बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए आप मेरे सैंपल मुतल्लिका लोगों तक भिजवाएं ताकि जल्दी कुछ फैसला हो सके। एडीओएस से मेरी सारी गुफ्तगू इंग्लिश में होती थी। वो मेरी शख्सियत, लिबास
और नपीतुली अंग्रेजी से मुतासिर हुआ या उसके पेश नजर भी चमक थी। उसने मेरे सामने अपने दफ्तर के एक क्लर्क को मेरे सैंपल लंगर भिजवाने का ऑर्डर दिया और फिर मुझे कहा कि ये महज एक रस्मी कार्रवाई है कि सैंपल लंगर में इस्तेमाल करने के लिए भेजे जाते हैं। मैं बगैर लंगर में भेजे भी फैसला कर सकता हूँ और जहाँ तक तुम्हारी बोरियत का सवाल है तो कल शाम तुम मेरे मेहमान होगे और मैं तुम्हें अपने हमरा ऑफिसर्स मेस में ले चलूंगा। मैंने कर्नल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और उससे इजाजत लेकर उसके दफ्तर में क्लर्कों के पास आ गया। शाम से कुछ देर गपशप की। उसने बताया कि कर्नल गुप्ता ने आपके सैंपल लंगर में भिजवाने का ऑर्डर दिया है। मैंने उसे कहा कि मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ। अब चूंकि हमें जल्द काम करना है इसलिए मुझे कैंप कमांडेंट के दफ्तर में ले चलो। वहाँ जाने का उज़्र मैंने ये बताया कि चूंकि मेरे सैंपल लंगर में जा रहे हैं इसलिए शायद आज या कल वहाँ इस्तेमाल किए जाएं। कैंप में रहने वाले लंगर के मुतालिक कोई शिकायत भी डायरेक्ट लंगर में नहीं कर सकते बल्कि अपने सीनियर्स के जरिए कैंप कमांडेंट से करते हैं। कैंप कमांडेंट का दफ्तर उस शिकायत की छानबीन करता है और ये फौजी डिसिप्लिन का लाजमी हिस्सा है। थोड़ी देर बाद शाम मुझे लेकर कैंप कमांडेंट के दफ्तर में चला गया। मैं अशोक से मिलना चाहता था। अशोक ने मुझे देखा और मुझे उसके चेहरे पर एक इत्मीनान नजर आया। उसने आंखों में ही मुझे जता दिया कि काम हो गया है। वहाँ रस्मी बातचीत हुई। शाम ने एक दूसरे क्लर्क को कहा कि इनके आज सैंपल लंगर में भिजवाए जा रहे हैं। अगर कोई शिकायत वहाँ से आई तो मुझे बता देना। ये दूसरा क्लर्क वही था जो गुज़श्ता रात शाम और अशोक के हमरा आया था। वहाँ से हम जब वापस लौटने लगे तो कैंप कमांडेंट से अचानक आमना सामना हो गया। शाम ने उसे सलूट किया। मेरी तरफ उसने सवालिया नजरों से देखा तो मैंने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया, अपने अहमदनगर आने की वजह बताई और कहा कि मेरी चाय के सैंपल आज लंगर में भेजे जाएंगे। हम दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे। कॉलरों पर सुर्ख पट्टी लगाए और कैंप कमांडेंट की पोस्ट पर मुतय्यन अकड़ा हुआ फुल कर्नल मुझे एक मामूली क्लर्क के हमरा देखकर खुश न हुआ। बोला, अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो मेरे दफ्तर में आ जाएं। मैंने शाम को इशारा किया और कर्नल के पीछे ही उसके दफ्तर में दाखिल हो गया। बहुत सजा सजाया दफ्तर था। कर्नल ने मुझे बैठने को कहा। मैं चाहता था कि कर्नल को भी मुतासिर कर लूं। इनिशियल्स के साथ उसका नाम मल्होत्रा था। मैंने उसे कहा, कर्नल साहब, मैं 2 मरतबा आपसे मिलने यहाँ आ चुका हूँ लेकिन आप दफ्तर में मौजूद नहीं थे। मेरी चाय टेस्ट के लिए ADOS के ऑफिस से लंगर तक पहुँच चुकी है। उसूलन मुझे आपसे मिलना चाहिए था क्योंकि सारे कैंप और उसमें रहने वाले ऑफिसर्स और जवानों के आप इंचार्ज हैं और उनकी मुकम्मल देखभाल आपके जिम्मे है। आपके दफ्तर तक आने के लिए मैंने ADOS के एक क्लर्क को हमरा ले लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि आपके दफ्तर में आने और आपसे मिलने के लिए दरखास्त देनी पड़ती है। मैं यहाँ होटल में ठहरा हुआ हूँ और ज्यादा दिन यूं ही नहीं रह सकता, इसलिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया है। उसके साथ ही मैंने अपना बिजनेस कार्ड कर्नल को पेश किया। मौसम अभी खासा गर्म था। कैंप के राउंड की गर्मी कमरे में लगे एयर कंडीशनर ने कम कर दी थी और कर्नल भी ठंडा हो चुका था। बगैर अपॉइंटमेंट के आने की जब मैंने दोबारा माजरत की तो कर्नल ने मुझसे पूछा कि मैं चाय पीऊंगा या कॉफी। मैंने कहा कि चाय, बशर्ते कि आप मेरी चाय के सैंपल से चाय बनवाएं। मेरे ब्रीफकेस में 2 सैंपल के पैकेट पड़े थे। वो दोनों निकाल कर मैंने मेज पर रख दिए। कर्नल ने अपने बैटमैन को बुलाया और उसे मेरी दी हुई चाय बनाने को कहा। थोड़ी ही देर में चाय बनकर आ गई। कर्नल ने चाय का घूंट लिया तो पूछा कि इसके दाम क्या हैं। मैंने कीमत बता दी। चाय का कप खत्म होते ही उसने इंटरनल फोन पर लंगर इंचार्ज को फोन किया और कहा कि आज जो नई चाय तुम्हारे पास आ रही है वो मैंने पी है और मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। चंद लम्हे इधर उधर की बातचीत के बाद मैंने उससे इजाजत चाही और चलते चलते कहा कि कल मैं कर्नल गुप्ता के हमरा ऑफिसर्स मेस में आ रहा हूँ। उम्मीद है वहाँ आपसे भी मुलाकात होगी। कर्नल मल्होत्रा ने इस बात में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मैन, यू लुक लाइक एन ऑफिसर, सो ट्राई टू रिमेन अमंग ऑफिसर्स। मैंने दोबारा उसका शुक्रिया अदा किया। कर्नल मुस्कुराते हुए बोला, मेरी ट्रांसपोर्ट तुम्हें होटल तक छोड़ आएगी। 10 मिनट के अंदर एक जीप दफ्तर के सामने आन रुकी जिस पर मैं अपने होटल में आ गया। कर्नल मल्होत्रा और कर्नल गुप्ता को क्या मालूम कि जो काम उनके दफातर के क्लर्क मेरे लिए कर रहे थे वो किसी भी सूरत अमंग दी ऑफिसर्स रहने से नहीं हो सकते थे। होटल आकर मैंने खाना खाया और रात को अशोक से मिलने वाली फाइल के ख्यालों में गुम गया। शाम 7 बजे के करीब अशोक ने रिसेप्शन से मुझे फोन किया। मैंने उसे कमरे में आने का कहा। वो सिविलियन लिबास में था और उसके एक हाथ में हैंडबैग था। मैंने गुज़श्ता रात की बची हुई शराब उसके सामने रखी। वो खासा घबराया हुआ लग रहा था। उसने बगैर पानी के शराब का आधा ग्लास चढ़ा लिया। हैंडबैग खोलकर उसने 2 फाइलें निकाल कर मुझे दी और कहा कि एक फाइल में गुज़श्ता 8 माह में आने वाली रेजिमेंटों और ट्रेनिंग के बाद उनके वापस जाने की तफसील मौजूद है और दूसरी फाइल में हर रेजिमेंट के ट्रेनिंग लेने वाले जवानों और अफसरों के नाम दर्ज हैं। उसने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा कि इन 2 फाइलों से आप जो मालूमात
मालूमात हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं ये फाइलें एक क्लर्क की अलमारी से चुरा कर लाया हूँ। मैं अब जाता हूँ और सुबह 7 बजे से पहले यहाँ आकर ये फाइलें आपसे ले जाऊंगा। आप ये याद रखिएगा कि मैंने ये फाइलें निकाल कर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और अगर पकड़ा गया तो सख्त सजा हो सकती है। मैंने ये सारा खतरा महज अपनी बहनों की शादी के लिए मोल लिया है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये फाइलें तुम्हारी हिफाजत में तो थी नहीं, इनके मुतालिक अगर किसी को पता भी चल गया तो मुतल्लिका क्लर्क ही फंसेगा और कल सुबह तो तुम इन्हें वापस ले जाओगे। मैंने उसे 2000 रुपए और दिए और कहा कि जल्द से जल्द उसके लिए रुपए का इंतजाम करूंगा। अशोक ने बाकी शराब भी ग्लास में उंडेली और गटागट पी गया। इतने पीने के बावजूद वो घबराया हुआ था। उसने हैंड बैग वहीं छोड़ा और सुबह 7 बजे आने का कहकर वापस चला गया। मैंने फाइलों का सरसरी जायजा लिया तो मालूम हुआ कि ये हमारे लिए बेशकीमत मालूमात समोए हुए हैं। एक फाइल में 71 की जंग के बाद तरतीब के लिए आने वाली तमाम रेजिमेंटों के नंबर, अफसरान और जवानों की तादाद, किन टैंकों पर ट्रेनिंग दी गई और फिर वापस कहाँ गई, ये सब तफसीलात दर्ज थी। दूसरी फाइल खासी मोटी थी। उसमें हर रेजिमेंट के जवानों के नाम, रैंक, नंबर और मेडिकल सहूलतें जो दी गई थी वो दर्ज थी। इसी तरह अफसरान की फहरिस्त और रैंक और दीगर तफसीलात दर्ज थी। फाइल देखने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी अहम थी। मैंने फौरी फैसला किया कि बजाय इन फाइलों की तफसीलात नकल करने के क्यों ना ये दोनों फाइलें ही पाकिस्तान भेज दूं। मुझे यकीन था कि मेरे सीनियर्स मेरी इस कामयाबी पर उछल पड़ेंगे जब उन्हें असल फाइलें मिल जाएंगी। मैंने फौरी तौर पर सामान पैक किया, होटल का बिल अदा किया और बसों के अड्डे की तरफ रवाना हो गया। अब मैं कुछ घबराया हुआ था कि खुदा न खास्ता कामयाबी का ये खेल कहीं बिगड़ न जाए। ये तो मुझे यकीन था कि अशोक सुबह मुझे होटल में मौजूद न पाकर मेरे मुतालिक खासा कुछ समझ जाएगा, लेकिन चूंकि वो खुद इसमें मुलव्विस था इसलिए किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताएगा। एडीओएस और कैंप कमांडेंट मेरे मुतालिक किसी तरह भी शक का शिकार नहीं होंगे। एहतियातन मैंने होटल से चलते हुए रिसेप्शनिस्ट को बता दिया कि एक इमरजेंसी की वजह से फौरी तौर पर बंबई जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे मुतालिक पूछे तो यही बता देना। बसों के अड्डे पर मालूम हुआ कि एक बस अड्डे से अभी निकली है और नहर के पुल के पास सवारियां लेने के लिए खड़ी है। अड्डे से ही मैंने 2 साइकिल रिक्शे लिए, एक पर सामान और दूसरे पर खुद बैठकर उन्हें पूरी रफ्तार से नहर के पुल की तरफ चलने को कहा। मैंने उन्हें कहा कि दोनों को 50-50 रुपए दूंगा अगर वो बस की रवानगी से पहले मुझे नहर पर पहुंचा दें। 50 रुपयों की लालच में उन्होंने साइकिल रिक्शों को मोटरसाइकिल रिक्शे बना दिया। नहर के पुल पर बस अभी खड़ी थी। मैंने टिकट लिया और सीट पर बैठकर ये दुआएं करने लगा कि किसी अनहोनी से पहले ही महफूज मकाम तक पहुंच जाऊं। दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।